हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। सो इस वीडियो में हम लोग मूल विधि के अगले भाग को देखते हैं। हम लोगों ने तुच्छ अपहान देखा था। क्या तुच्छ अपहान देखा था? अब हम देखते हैं धारा 100। क्या धारा 100? अब धारा 100 में क्या कहा गया है? क्या धारा 100 में क्या कहा गया कि ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया गया है। क्या धारा 100 में ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया गया है जब आप किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी परिस्थिति है जब आप किसी व्यक्ति का कत्ल कर सकते हैं? ठीक है, पहली परिस्थिति, ऐसा हमला होना चाहिए, कोई आप पर ऐसा हमला करे जिससे आपको आशंका हो कि मेरी मृत्यु हो सकती है। क्या आपको आशंका हो कि मेरी इससे मृत्यु हो सकती है? ठीक है, तो आप उस व्यक्ति का कत्ल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर कोई आप सपोज दैट आपसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अब उस समय झगड़ा हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब दूसरे दिन रात में वो आते हैं। क्या वो आते हैं और आपने देखा कि वो आ रहे हैं और मैं लेटा हूं। अब वो जो जिससे झगड़ा होता वो आ रहे थे, हाथ में उनके क्या है? फरसा है। क्या हाथ में फरसा है? अब आपको ये आभास हो गया कि इस फरसा से मेरा कत्ल करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप अपनी जान बचाने के लिए उनका कत्ल कर सकते हैं। क्या उनका कत्ल कर सकते हैं? ठीक है। अब दूसरा परिस्थिति क्या? जिसमें घोर अपहित हो। क्या? जिसमें घोर अपहित हो। अब घोर अपहित क्या है? यानी कि घोर अपहित को कोर्ट ने समय समय पर क्या व्याख्यापित किया है कि घोर अपहित को क्या क्या किसमें रखा जा सकता है, किसमें रखा जा सकता है, किसे किसे इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे माता पिता, वाइफ, बच्चों, इन लोगों को किडनैप कर लिया जाए। क्या किडनैप कर लिया जाए और आप किडनैप कर लिया गया और आप बचाने का क्या करते हैं? प्रयास कर रहे हैं। आपको आशा है कि हाँ, ये सभी मेरे परिवार को मार देंगे। अब उस समय आप किसी का अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कत्ल कारित कर सकते हैं, यानी कत्ल कर सकते हैं। अगला परिस्थिति है कि बलात्संग। क्या? बलात्संग से आशय क्या? ऐसा हमला। क्या? बलात्संग से आशय ये है कि ऐसा हमला जिसमें आपको महसूस हो कि मेरे साथ गलत होने वाला है। स्पेशली अगर लड़की को देखें तो कि मेरे साथ गलत होने वाला है, तो उस समय लड़की क्या मृत्यु कारित कर सकती है, यानी कि उसको मार सकती है। ठीक है। अगला परिस्थिति क्या है? अपहरण के आशय से किया गया है, यानी कोई व्यक्ति एक उदाहरण लेते हैं, 15 साल का लड़का है, उस पर किसी ने क्या हमला किया? अपहरण करने के लिए। क्या? अपहरण करने के लिए। और उसे पता चल गया कि ये मुझे अपहरण करने के लिए ले जा रहे हैं, या जो इन्होंने हमला किया अपहरण करने के लिए किया, तो वो लड़का क्या उस समय क्या कर सकता है? मृत्यु कारित कर सकता है, यानी इनका उसकी हत्या कर सकता है। ठीक है, तो अपहरण से अगर किया गया हमला है तो तब भी आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगला है सदोष प्रतिरोध के आशय से किया गया हमला, जिसमें पीड़ित को आशा है कि इस समय पर अधिकारियों की मदद नहीं प्राप्त हो सकती। अब सदोष प्रतिरोध या सदोष अवरोध क्या होता है, इसको हम देखेंगे 340 में। क्या? 339 और 340 में इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर ये क्लियर होगा। अगला परिस्थिति है कि तेजाब फेंकने की आशंका। तो किसी लड़की को ऐसी आशंका है कि सामने वाला लड़का क्या तेजाब फेंक सकता है, तो उस समय भी लड़की क्या उसे मार सकती है। तो ये इतनी परिस्थितियां हैं। क्या? इतनी ये परिस्थितियां हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु कारित कर सकते हैं, किसी का मृत्यु कारित कर सकते हैं, यानी कि आप मार सकते हैं। तो हम देखते हैं अगला धारा। क्या? अगला धारा। तो ये आपको इतना जो परिस्थिति है ये हल्का फुल्का याद रहना चाहिए। रिवीजन आप करके जाएंगे तो ये सामान्य है, ये आपको याद रहेगा और आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है, अब अगला धारा है 103। क्या? अगला धारा है
103। अब 103 क्या कहता है? 103 उस परिस्थिति को वर्णन करता है जब क्या किसी की मृत्यु हो जाती है, हमलावर की मृत्यु हो जाती है। क्या है ये? मृत्यु है, इसको मानिएगा। क्या 103 क्या कहता है? उस परिस्थिति का वर्णन करता है जब पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप घर पर हैं और कोई आपके घर पर आया आपको मारने के लिए और आपने इसको मार दिया। ठीक है, तो कौन कौन सी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को यहाँ पर क्या किया गया? 103 में वर्णन किया गया है। ठीक है, पहली परिस्थिति लूट है, यानी आपके घर पर कोई लूट करने आया है तो आप क्या कर सकते हैं? उस लूट करने वाले को मार सकते हैं। क्या? मार सकते हैं। ठीक है, गृह भेदन। गृह भेदन मतलब आपके घर में सेन लगाना, जैसे कहते हैं। अगर सेन लगाने कोई आया है तो आप रात में अगर सेन लगाने आया है तो आप क्या कर सकते हैं? उसे मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला परिस्थिति यह है कि आप कब मार सकते हैं? जब क्या हो? अग्नि द्वारा जलाने के लिए कोई आया हो, यानी कि आपको जलाने के लिए कोई आया हो, तब क्या कर सकते हैं? तब भी आप उसे मार सकते हैं। और एक परिस्थिति और है, चौथी परिस्थिति ये भी मान लें कि घोर अपहित। घोर अपहित मतलब ऐसी घटना जो आप मतलब कह सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, तो उससे उबर नहीं सकते। क्या? उबर नहीं सकते। ठीक है, तो घोर अपहित में 103 के अंतर्गत जैसे चोरी को किया गया, गृह अत्याचार। अब गृह अत्याचार क्या होता है आगे हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लें। गृह अत्याचार का मतलब ये होता है कि जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई आया, बोला कि मुझे 5-6 दिन रहने दो, और उसके बाद वो घर से निकल नहीं रहा है और आपको ही धमका रहा है, कुछ करोगे तो मैं आपको मार दूंगा, ये करूंगा, तो इसी को बोलते हैं क्या? गृह अत्याचार। क्या? गृह अत्याचार बोलते हैं। ठीक, अब अगला धारा हम देखते हैं क्या? 104। 104 क्या कहता है? क्या 104 क्या कहता है? इसके अंतर्गत यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला होता है। क्या? ये लिखा है घातक हमला। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर घातक हमला होता है तो वो क्या कर सकता है? अपनी सुरक्षा। क्या? अपनी सुरक्षा। ये प्रतिरक्षा मतलब क्या? सेल्फ डिफेंस। प्रतिरक्षा का मतलब सेल्फ डिफेंस। तो अपनी सुरक्षा में कोई भी कार्य कारित कर सकता है। क्या? कोई भी कार्य कारित कर सकता है। ठीक है, यानी कि 100 में वर्णन किसका? उस परिस्थिति का वर्णन जिसमें आप क्या कर सकते हैं? हमलेवार को मार सकते हैं। और 103 में क्या किया गया? वो परिस्थिति बताई गई जब आप मारते हैं। और 106 में सेल्फ डिफेंस को फिर से बताया गया है कि अगर कोई आपके ऊपर घातक हमला करता है तो अपना निजी प्रतिरक्षा के लिए यानी सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? उसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दो वाद है, दो वाद को आपको याद रखना। क्या? दो वाद को आपको याद रखना है। क्या? एक जयदेव बनाम स्टेट है, किससे संबंधित है? निजी प्रतिरक्षा से। और राजेश बनाम धर्म भारती, ये भी क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा से यानी निजी प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, 100 से 106 के बीच में क्या? सेल्फ डिफेंस। क्या? सेल्फ डिफेंस से संबंधित है। क्या? इसको अगर देखें तो 96 से आता है 166, तो 96 से 166 सेल्फ डिफेंस के बारे में है। तो इतना आपको याद रहेगा तो आप वहां पर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब अगला है दुष्प्रेरण। क्या? दुष्प्रेरण। भारतीय दंड संहिता 107 में क्या? भारतीय दंड संहिता 107 में दुष्प्रेरण का वर्णन किया गया। क्या? दुष्प्रेरण का वर्णन किया गया। अब दुष्प्रेरण होता क्या है इसको पहले समझिए। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए किससे? सुशांत सिंह राजपूत से। क्या? सुशांत सिंह राजपूत, उससे आप इसको समझ सकते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, तो आत्महत्या उन्होंने खुद की या किसी ने उनको मारा होगा, तो वो अभी हम साइड में रख देते हैं कि किसी ने उनको मारा। लेकिन अगर आत्महत्या उन्होंने किया तो रिया चक्रवर्ती को क्यों सजा मिलनी चाहिए? क्या? उन्होंने आत्महत्या की तो रिया चक्रवर्ती को क्यों मिलनी चाहिए? रिया चक्रवर्ती को इसलिए मिल सकता है कि उन्होंने क्या किया? उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया या ऐसा स्थिति बनाई कि वो उनके कारण आत्महत्या की, तो इसलिए तो ये क्या कह सकते हैं? इसको दुष्प्रेरण। क्या? इसको दुष्प्रेरण कह सकते हैं। ठीक है, अब दुष्प्रेरण क्या हुआ ये आपको पता। अब दुष्प्रेरण कैसे किया जा सकता है यहाँ पर क्या
बताया गया है। दुष्प्रेरण कैसे किया जाता है ये यहाँ बताया गया है। पहला, आप उकसा सकते हैं। क्या आपने किसी को उकसा दिया, जाओ उसको मार दो, तो दुष्प्रेरण हो गया। या आप षड्यंत्र कर सकते हैं। क्या आप षड्यंत्र कर सकते हैं कि आप ऐसा घटनाक्रम बनाए, ऐसी योजना बनाए कि वो उस व्यक्ति के सामने कोई रास्ता ना बचे, उस व्यक्ति के सामने कोई रास्ता ना बचे और गलत काम करने के लिए। ठीक। अगला क्या हो सकता है? अगला सहायता द्वारा। आपने दूसरों की सहायता लेकर उसे मजबूर किया कि वो ऐसा काम करे। ठीक है, ऐसा काम करे। ठीक है, तो 107 में क्या है? दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता के 107 में दुष्प्रेरण है। ठीक। अब अगला धारा है 108। क्या अगला धारा है 108। अब 108 में क्या बताया कि वो दुष्प्रेरक कौन है? क्या वो दुष्प्रेरक कौन है? ठीक है, तो दुष्प्रेरक है जो, क्या कौन है ये बताने की कोशिश, किसी अपराध को किए जाने का प्रेरणा देता है। दुष्प्रेरक कौन है? कोई भी है जो अपराध को करने के लिए क्या करता है? प्रेरणा देता है। ठीक है, तो आत्महत्या क्या अभी तक क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। आत्महत्या करने के बाद क्या लोगों को सजा मिलती थी, लेकिन अब चेंज हुआ है। आत्महत्या अपराध नहीं। अगर कोई आत्महत्या करता है यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तब आत्महत्या कर रहा है। तो अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसका इलाज होना चाहिए, न कि उसको सजा होनी चाहिए। तो अब जाके ये कोर्ट ने खत्म किया है इसको। तो यहाँ दुष्प्रेरक को क्या बताया? किसी अपराध को किए जाने की जब प्रेरणा देता है तो वो दुष्प्रेरक है। या ऐसा अपराध जिसको वो जानता है कि अपराध है, लेकिन दूसरे के मार्फत वो कराता है और दूसरा नहीं जानता कि वो अपराध है, तो वो दुष्प्रेरक होगा। क्या ये दो क्या है? आप मुख्य विशेषता आप कह सकते हैं जो क्या बताता है कि वो दुष्प्रेरक कौन है। ठीक, यानी कि 107 में बताया गया क्या कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, और 108 में क्या बताया गया? दुष्प्रेरक को पहचानने या दुष्प्रेरक कौन हो सकता है ये बताया। अब देखते हैं 120। क्या 120 का 120 का में क्या है? आपराधिक षड्यंत्र। क्या आपराधिक षड्यंत्र। अब आपराधिक षड्यंत्र को कैसे दंड संहिता में परिभाषित किया गया है इसको देखिए। यहाँ क्या बताया गया? दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र तभी लागू होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, यानी एक व्यक्ति नहीं कर सकता आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। अगला, कोई अवैध कार्य। क्या षड्यंत्र तभी माना जाए कोई अवैध कार्य होगा, कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसको कानून सम्मत हो या तुच्छ अपहानि हो, तो उसमें आपराधिक षड्यंत्र को नहीं जोड़ा जाएगा। तुच्छ अपहानि का मैंने बताया कि क्या बताया था एग्जाम्पल कि अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति है और वो रात में कूड़ा आपके घर पर फेंक देता है, सुबह आप उसको साफ वाफ करके फेंक देते हैं, तो ये आप केयर ज्यादा ध्यान नहीं देते कूड़ा कहाँ से आया, तो वो तुच्छ अपहानि, तो उसको भी क्या नहीं कहा जा सकता कि आपराधिक षड्यंत्र। तो पहला क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। दूसरा क्या कि कोई अवैध कार्य होना चाहिए। क्या अवैध कार्य होना चाहिए। और तीसरा क्या है? अवैध साधनों के द्वारा कार्य होना चाहिए। क्या अवैध साधनों के द्वारा कार्य होना चाहिए। अब ये तीनों अगर रहते हैं तब आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, तब आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध साधनों के माध्यम से कराने में सहमत है। क्या सहमत देने पर भी क्या आप आपराधिक षड्यंत्र के परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई नेता गलत काम कराने के लिए अगर क्या करता है? सहमत देता है, खुद नहीं करता, तो आपराधिक षड्यंत्र में वो भी आ सकता है। ठीक है, अब एक केस है इससे संबंधित जो आपको याद रखना है, विनायक बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्या विनायक बनाम महाराष्ट्र राज्य में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। अगला देखते हैं लोग 120 खा। क्या 120 खा में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या कहा गया है? सजा का प्रावधान किया गया है। क्या आपराधिक षड्यंत्र में सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 121। क्या 121। अब 121 में क्या है इसको हम देखते हैं। 121 में क्या है कि भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध घोषित कर दें। क्या धारा
21 क्या कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध आप क्या कर दें, युद्ध घोषित कर दें, ठीक है, या उसकी दुष्प्रेरणा दें, किसी को क्या दे, दुष्प्रेरणा दे कि आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करो। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, 121 के अंतर्गत आएंगे। क्या 121 के अंतर्गत आएंगे कि आप भारत सरकार के विरुद्ध ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं कि लोग भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करें या भारत सरकार को नुकसान पहुंचाएं, क्या नुकसान पहुंचाएं, तब 121 आपके ऊपर लागू होता है। क्या 121 आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है। अब 121 लागू होगा तो आपको क्या क्या सजा दिया जा सकता है। 121 आपको लागू होगा तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, क्या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपने भारत सरकार के विरुद्ध कोई काम किया तो आपको इतनी सजा मिनिमम मिलनी है। अब 122 में क्या बताया गया, 122 में अगर ये जो प्रेरणा है भारत सरकार के विरुद्ध कुछ कम है तो 10 साल भी हो सकता है, क्या 10 साल आपको सजा हो सकती है। अब अगला देखते हैं 124 का, ये भारतीय दंड संहिता में सबसे कह सकते हैं सबसे विवादास्पद धारा है, सबसे विवादास्पद धारा है। अब 124 का जो है इसको बनाया था किसने, अंग्रेजों ने। भारतीय दंड संहिता को, पूरी दंड संहिता को अंग्रेजों ने बनाया था। अभी बहुत कुछ परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है और परिवर्तन होना चाहिए। कोई अपनी दंड संहिता होनी चाहिए जो भारत का कोई व्यक्ति बनाए, जिसमें वो भारतीय जो एक झलक होनी चाहिए उसमें। 124 में क्या है, 124 का इसलिए बनाया गया था अंग्रेजों के जमाने में कि सरकार के विरुद्ध अगर कोई कुछ भी बोले तो उसको तुरंत क्या कर दिया जाए, सजा दी जाए, क्या उसको सजा दे दी जाए। और इस समय भी 124 का है, ये बड़ी हैरानी की बात है। यानी आप सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो आपको सजा मिल सकती है, राजद्रोह, क्या राजद्रोह लग सकता है। तो वर्तमान अगर सरकार में देखेंगे, मोदी सरकार में, तो ये राजद्रोह का मतलब बहुत ज्यादा केस आए, बहुत ज्यादा केस आए। यानी कि सरकार की आलोचना ही राजद्रोह हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार की आलोचना करता है तो वो राजद्रोह यानी कि भारत के विरुद्ध जा रहा है। सरकार अलग है और भारत के विरुद्ध जाना अलग है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इसको बनाया था और लगभग सभी सरकार ने 70 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, सभी सरकार ने इसको मतलब हटाने की कोशिश नहीं की। यानी कि सरकार जब विपक्ष में रहेंगे तो वो हटाने की बात करेंगे, लेकिन जब सरकार में पहुंचेंगे, जब हटाने का समय आएगा तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार हो जाता है कि वो अपने विरोधियों को क्या चुप करा सके। और सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अभी तक क्या असंवैधानिक नहीं घोषित किया है। तो 124 का क्या बोलता है, राजद्रोह की बात करता है कि अगर आप सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने का केवल आप पर आरोप लग जाए कि आप सरकार के विरुद्ध घृणा फैला रहे हैं। सामान्य सी बात है, कोई सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके लोगों को के मन में घृणा आएगा ही। तो मतलब इसकी भाषा भी ज्यादा ऐसी स्पष्ट नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति को कुल मिला के 124 का के अंतर्गत सरकार सजा दे सकती है, ठीक है। तो इसको खत्म होना चाहिए। देखो कब सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर नजर फेरता है। अब इसमें सजा कितना हो सकता है, 3 वर्ष तक सजा हो सकता है। यानी अगर मोदी गवर्नमेंट चाह ले, कोई भी गवर्नमेंट चाह ले कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, सरकार के विरुद्ध क्या घृणा फैलाने का काम किया है, तो 3 वर्ष सजा तुरंत हो गया। यानी कि इतना सरकार के पास ये क्या दे देती है, शक्ति दे देती है। नॉट ओनली ये एक कैंपेन चलना चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए, जैसे हैशटैग आप जो पर करते हैं कि 124 का को भी हटाया जाए, उसके स्थान पर दूसरा कोई लाया जाए जिसकी भाषा स्पष्ट हो, ठीक है। अब देखते हैं 126 के अंतर्गत क्या है। 126 के अंतर्गत भारतीय सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी करना क्या दंडनीय है। 126 क्या बताता है कि अब भारतीय सरकार किसी व्यक्ति से शांति का संबंध रखती है, क्या शांति का संबंध रखती है। अब एग्जाम्पल इसको हम कैसे मान सकते हैं, जैसे पाकिस्तान और भारत में समझौता हुआ, कल्पना करें समझौता हुआ कि जो पीओके है उसमें कम से कम 5 साल से या 10 साल तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जैसे अशांति हो। अब कोई जाके वहां पर लूटपाट या कुछ करता है
तो वो क्या होगा, दंडनीय होगा। यानी कि वो शांति स्थापित करने के लिए वो काम किया गया, लेकिन बाहर तो कोई व्यक्ति जाकर वहां पर ऐसा काम करता है तो वो दंडनीय हो जाएगा। ठीक है, कोई देश भी हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है। ठीक है, अगला है लोक शांति। क्या, लोक शांति। तो लोक शांति को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। सो आज ये इतना ही। ठीक है, हैव ए नाइस डे।